लाइव है। नमस्ते मेरे भारतवर्ष के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। YouTube पर वाद विवाद के इस दौर में आदर्श विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी, अव्वल विद्यार्थी, सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी वही बनेगा जो अपना रिश्ता पढ़ाई से जोड़ेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई ही सबसे जरूरी है। सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, सब लोग, आपके घर वाले भी, वो भी, YouTube पे आप जो देख के अपने मन को प्रफुल्लित करते रहते हो वो भी, अगर आप कामयाब नहीं हुए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई से अपना रिश्ता नाता जोड़िए। कैसे आप स्टूडेंट जी? अरे स्टूडेंट देवता, कैसे हो, कहां हो, जिंदा हो, रोटी वोटी खा रहे हो कि नहीं? घर वाले टाइम से रोटी पानी दे रहे हैं कि नहीं बताइए? डांट तो नहीं रहे हैं भाई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? लास्ट टाइम कब रोए थे सिसक के, हैं जी? ए बालको, तो प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है ज्योमेट्री, ज्यामिति। देखो, ज्योमेट्री का मतलब है जाइंट चैप्टर। ओए इतना बड़ा का मुटका हल्क जैसा चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री की पहली क्लास है, क्लास 1। और आज हम पढ़ने वाले लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है प्यारे भाई, रिफ्रेश कर दो एक बार, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है बच्चों, ये जो हम अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर सिलेक्शन बैच पढ़ाते हैं, उस सिलेक्शन बैच की ज्योमेट्री की फर्स्ट लाइव क्लास है, जो YouTube पर डेमो की फ्री भी चल रही है प्यारे दोस्तों, है ना। ये फर्स्ट लाइव क्लास है जो YouTube पर फ्री है। इसके बाद की क्लासेस केवल एप्लीकेशन पर होंगी। भाई इतने तेज कमेंट मत करो, मुझे दिखता नहीं है। राम राम जी, हेलो गुरुजी, हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हो? हाँ जी, ज्योमेट्री का सिस्टम हैंग करेंगे हम लोग, लाइंस एंड एंगल्स, रेखा व कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना बड़ा सिलेबस है भाई साहब, लौंडों के काबू में नहीं आता। लड़का अर्थमेटिक मैथ पढ़ता है, एडवांस मैथ पढ़ता है, नंबर सिस्टम पढ़ता है, स्टैटिक्स पढ़ता है, डीआई पढ़ता है, जब जाके सिलेबस खत्म होता है। सारे चैप्टर को मिला दिए जाएं तो गणित में टोटल 35 चैप्टर हैं, छोटे बड़े मिला के 35 चैप्टर्स। बेटा मेरी बात गौर से सुनेगा, जितना भी गणित का सिलेबस है, सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री। आप एसएससी का पेपर दीजिए, आप रेलवे का पेपर दीजिए, आप डिफेंस सीडीएस का कोई पेपर दीजिए, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पूरे मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा, पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला और बच्चों की हड्डियां खड़े खड़े गला देने वाला चैप्टर है मेरे भाई। बच्चा पढ़ना तो शुरू करता है, लेकिन 90% बच्चा बीच में ही दम तोड़ देता है। बहुत से अध्यापक गण ऐसे ही उड़ उड़ के पढ़ाते हैं जैसे सुपरमैन उड़ता है फिल्मों में, यानी कि बहुत ही आधा अधूरा सा ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। ज्योमेट्री की असली औकात, असली कदर बच्चों को समझ में आती है प्री का पेपर देने के बाद। क्योंकि जब प्री के पेपर में वो देखता है कि भैया 4 से 5 सवाल ज्योमेट्री का और ससरा बन नहीं रहा एक भी, तो उसके मुंह पे जो घूंसा पड़ते हैं उसके बाद उसको अकल आती है, फिर वो मेंस में जो है पढ़ता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, अभी से पढ़ें। ये मान के चलिए अर्थमेटिक के 4 चैप्टर पढ़ने के बराबर अकेला चैप्टर ज्योमेट्री है। आप अर्थमेटिक में एवरेज पढ़िए, रेशियो पढ़िए, पार्टनरशिप पढ़िए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए। ये 4 चैप्टर से जितना सवाल आएगा उतना अकेला एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से सवाल आएगा। समझ में आया ना मेरे भाई? तो पहले आप इस चैप्टर की इज्जत बनाइए प्यारे दोस्तों मन में, है दोस्त। अभी जब से टीसस के नया वेंडर आया है एसएससी में, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा और भी बढ़ गया है ना। अभी मेंस का पेपर हुआ, सीजीएल का मेंस, सीएचएल का मेंस, 30 क्वेश्चन में से 7-7, 8-8 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए हैं कि नहीं। रेलवे के पेपर में भी ज्योमेट्री आती है बेसिक वाली, और डिफेंस के पेपर में भी आती है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, बिल्कुल बेसिक से, देखो बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम कूड़ा से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और आसमान मोतियों तक जाएंगे मेरे भाई जी।
तो ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं हिंदी में ज्यामिति, 9वीं क्लास में ना ज्योमेट्री है, 9वीं में, शायद अब 10वीं में हो गई होगी। तो 9th और 10th क्लास में स्कूल में जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ता है वो सारी की सारी ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है और वो फिर से पढ़नी है ना बच्चों। मैंने पहली बता दिया कि पूरे गणित का सबसे बड़ा चैप्टर है ज्योमेट्री। ये स्टूडेंट लोगों की ईगो से भी बड़ा है, ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों की ईगो शांत करने का अगर कोई हथियार है ना, यही है प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को मैंने 14 हिस्सों में बांटा है और इसकी 14 शीट बनाई है। इस चैप्टर में टोटल 14 सीट होंगी प्यारे बच्चों। कितनी सीट होंगी? 14। जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं थ्योरी भी कराऊंगा, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, उनका प्रूफ भी करवाऊंगा, उन पे एग्जाम्पल भी कराऊंगा, है ना बच्चों। लेकिन उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इसमें प्यारे बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे 800 से ज्यादा। 800 से ज्यादा क्वेश्चंस लाइव क्लास में खड़े होके मैं आपको करवाऊंगा मेरे भाई, समझे। चलिए, कितनी क्लास होंगी? थ्योरी और प्रैक्टिस क्लास सब कुछ मिला के लगभग 50 के आसपास क्लास ज्योमेट्री में होंगी, अप्रोक्स 50 क्लासेस। समझ में है मेरे भाई। और वाकई में इससे कम में ज्योमेट्री खत्म हो ही नहीं सकता। किसी का हो गया तो हम एक सवाल देते हैं, आप करना, ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर का ही। तो प्यारे भाई ये ज्योमेट्री का असली भौकाल सिस्टम है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बालक के अंदर बड़ा पेशेंस चाहिए। भगवान राम जैसा पेशेंस चाहिए, कितना धैर्य और धीरज था। लेकिन आज के बालक में पेशेंस है ही नहीं। तो बेटा पेशेंस लाइए, ठीक है ना। हम ये पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी मेरी ट्यूनिंग बैठेगी तो कुछ समय के बाद हम अर्थमेटिक मैथ भी शुरू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर 2 स्लॉट हो जाएगा, एक स्लॉट में एडवांस मैथ, एक स्लॉट में अर्थमेटिक मैथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, नहीं, बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने पढ़ा नहीं है बस। क्लियर है। मैंने पहले बता दिया कि अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर की औकात ज्योमेट्री के आसपास भी नहीं है, जितना वेटेज इसका पेपर में है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे महंगा, सबसे बड़ा कौन है बेटा? हीरो ज्योमेट्री है पूरे सिलेबस का, गणित के सिलेबस का, समझे है ना। इसकी फिल्म सबसे बड़ी ओपनिंग लेती है प्रभास की तरह, समझे ना। ठीक है जी। तो ये होने वाला है, आप देखिए। तो पेशेंस चाहिए इसको पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं थुड़का सा पढ़े और खत्म हो गया, ना ना ना। एकदम कुर्सी टिका के आपको बैठना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से होगा, चिंता मत करिए। चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, चाहे आप डिफेंस सीडीएस वगैरह का कोई पेपर दें, हर तीनों ही टाइप के एग्जाम में ज्योमेट्री आती है। समझ में प्यारे बच्चों, तीनों ही टाइप के एग्जाम में। एसएससी और रेलवे के जो पेपर होते हैं उनमें 3 से 4 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के आते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे कि एसएससी का सीजीएल का प्री, सीएचएल का प्री, रेलवे का ग्रुप डी, उसमें 25 सवाल आएंगे। मेंस का पेपर होता है प्यारे बच्चों, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल सीएचएल के मेंस में। रेलवे के मेंस के पेपर में 35 क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी वगैरह के मेंस में। चाहे 25 क्वेश्चन का पेपर हो, चाहे 30 का, चाहे 35 का, ज्योमेट्री के हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से भी कम। समझे ना प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री आपको बहुत बढ़िया से आता है तो आप मेंसुरेशन भी समझ पाओगे, है कि नहीं प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री आता है तो आपको मेंसुरेशन भी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो डिफेंस के पेपर होते हैं, पूरे पेपर का 20% से ज्यादा वेटेज ज्योमेट्री का होता है। यानी कि अगर 100 सवाल जो मैथ का पूछा जाएगा डिफेंस में, तो 20 सवाल अकेले ज्योमेट्री का होता है, समझे ना प्यारे बच्चों। तो ये वेटेज है। तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करना है कि इस अकेले चैप्टर से आप 3-4 सवाल निपटा लीजिएगा पेपर में, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। हां जी, रेलवे के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सिलेक्शन फेज में, हर एक एग्जाम में ज्योमेट्री आती है। मैं यहां किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? ज्योमेट्री। और मैं ज्योमेट्री ऐसी पढ़ाऊंगा कि कोई भी पेपर दो, किसी भी एग्जाम का दो, सवाल आपसे गलत नहीं होगा मेरे कलेजे के टुकड़े। सर, आई वॉन्टेड टू मीट यू बट आई डोंट वॉन्ट टू मीट, because meeting takes time
एंड इट्स टाइम वेस्ट। ठीक है, सब प्लीज टीच मी टीजीटी मैथ्स। बताइए टीजीटी मैथ्स में क्या इतना काल हो गया कि वहां भी हम ही उतरे? मतलब क्या चाहते हो आप कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं, हर जगह उपस्थित हूं, कांस्टेबल भी मैं ही पढ़ाऊं, एसएससी भी मैं ही पढ़ाऊं, रेलवे भी मैं ही पढ़ाऊं, डिफेंस भी मैं ही पढ़ाऊं और ऊपर से टीजीटी भी मैं ही पढ़ाऊं? ना बेटा, इतना समय ना है। हाँ, कोशिश करेंगे है बच्चों। अगर किसी ने ये सिलेक्शन बैच पढ़ ले, क्लास पढ़ लिया, आप कोई सा गणित का पेपर दो मेरे भाई, कुछ रुकने वाला नहीं है, सब होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, समझ में आया? तो एसएससी या रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं, बहुत बड़ा वेटेज है। अब जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सारी बेसिक थ्योरी तो हम पढ़ाएंगे, साथ साथ 2018 से लेके अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 के पेपर अभी चल रहे हैं, अब ये चल रहा है 2026 तक, सीट में अपडेट करूंगा। 2018 से लेके 2026 तक एसएससी के, रेलवे के और डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हुए, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हर टाइप का कम से कम एक सवाल, और इंपॉर्टेंट है तो 10-10 सवाल भी मैं करवाऊंगा। समझ? यानी कि ये चैप्टर मैं ऐसा पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ कोई खोलने की जरूरत नहीं, आपको यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं, आपको कोई क्लास नोट्स की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं। केवल क्लास पढ़ो, क्लास में पढ़ाए गए सवालों का रिवीजन करो और सीधा पेपर में ज्योमेट्री के 4 सवाल ठीक कर लो, बीच का सारा टंटा खत्म। समझे ना? एक बार पढ़ाऊंगा, टिक के पढ़ाऊंगा, समय लेके पढ़ाऊंगा, पर गारंटी है मेरे भाई, जिंदगी में कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। ज्योमेट्री का डर एकदम अंदर से निकल जाएगा, ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन का बेस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9th-10th वाले बच्चों को आप ट्यूशन में ज्योमेट्री पढ़ा सको, इतने आप काबिल बन जाओगे। समझे ना मेरे भाई? ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। हम किस किस एग्जाम के क्वेश्चंस डाले हैं प्यारे बच्चों? सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सिलेक्शन फेज के। ठीक है ना बच्चों? एमटीएस जीडी में कम आता है। रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चंस में कराऊंगा है भाई। एनटीपीसी 12th लेवल, ऐसा नहीं कि रेलवे वाले बच्चों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, सब इसी में होगा। एएलपी के, पैरामेडिकल के, सेक्शन कंट्रोलर के, ग्रुप डी के। डिफेंस में सभी एग्जाम के सबसे ज्यादा हम ध्यान देंगे किस पे? सीडीएस पे। ठीक बच्चों, उसके अलावा स्टेट एग्जाम होते हैं जिनमें भी ज्योमेट्री आते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे प्यारे भाई। तो ये सब रहने वाला है। ठीक है, ये आज पहली क्लास है, लाइव क्लास डेमो। देखो, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर एक ऑफर है, क्योंकि हमारा बर्थडे था। क्या बर्थडे फड्डे, हटाओ, मैं बात बताता हूं। टेस्ट रैंकिंग पर जो टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं, प्रीवियस ईयर का पिछले 5 साल का सब फ्री है। जो नए टेस्ट सीरीज जिसमें नए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अलावा साल में एक ही बार ऑफर आता है, और मात्र 24 घंटे के लिए मैंने एक्सटेंड करा है। 24 घंटे के लिए ₹1 में सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अभी सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपकी अपनी एप्लीकेशन है। उसके अलावा इसी एप्लीकेशन पर जितने भी बैच है, चाहे वो सिलेक्शन बैच की लाइव क्लास हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, चाहे रेलवे का बैच हो प्यारे बच्चों, है ना, चाहे मैथ स्पेशल, चाहे अमन सर की इंग्लिश की क्लासेस हो, सभी बैच में केवल 24 घंटे के लिए और ऑफर ओपन करवाया प्यारे बच्चों। ये गगन सर 31 आप कूपन कोड लगाओगे तो हर बैच की फीस में आपको 31% डिस्काउंट मिलेगा। ये पहली बार और इस साल में आखिरी बार है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते, जिनका टारगेट है 2027 में होने वाले पेपर, कि 2026 के तो अब शुरू हो गया, 2026 का पढ़ने का समय नहीं है, समय गया। अब किसकी तैयारी होगी? 2027 की। समझे बच्चों? तो अभी ये कूपन कोड लगा के बहुत सस्ते में, ना के बराबर, कोड़ियों के भाव, है ना, मतलब आप 4 टाइम का खाना जितना पैसा में खाते हो, उतने पैसे में आप इंडिया के बेस्ट टीचर से अपने एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे बैठे पूरी सुविधाओं के साथ, फुल टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी प्यारे भाई, और पीडीएफ पीएनजी सब कुछ मिलेगा, कर सकते हैं। ये कूपन कोड है गगन सर 31, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। बर्थडे का ऑफर खत्म, खेल खत्म।
ठीक है, चलें शुरू। है प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट तो नहीं? सर इज इट इनफ फॉर बैंकिंग? यस इट इज इनफ, बट बैंकिंग में ज्योमेट्री नहीं आता है, समझे? चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका ज्योमेट्री का कंप्लीट सिलेबस है। ये सिलेबस सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस, सभी एग्जाम के लिए ये सारा का सारा सिलेबस है। आपको सर इतना बड़ा सिलेबस? ये पूरे गणित का सिलेबस नहीं है सचिन, ये ज्योमेट्री के एक चैप्टर का सिलेबस है, पूरे गणित का नहीं है बेटा। इसका अलग सिस्टम है, अलग भौकाल है, आप समझो। मतलब हम सिलेबस में चैप्टर देखते हैं, इस ससुरा चैप्टर के अंदर चैप्टर लेकर घूम रहा है, समझे? तो मैंने पूरे ज्योमेट्री के 14 हिस्से बनाए और जिस ऑर्डर में बेस्ट ऑर्डर है, मैंने इतनी बढ़िया सीक्वेंसिंग कर रखी है कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, वाकई में आनंद आ जाएगा। और आप नाप के देख लेना कि आज जितना वजन है, ज्योमेट्री पढ़ के उसकी खुशी से आपका वजन कम से कम 1 किलो बढ़ जाएगा और 100 ग्राम कम से कम खून बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसको डोनेट कर देना आप, समझे? चलिए, एक बच्चा कह रहा सर डिड यू स्टडी कंप्लीट ज्योमेट्री टुडे? डिड यू स्टडी कंप्लीट ज्योमेट्री टुडे? बेटे कंप्लीट ज्योमेट्री टुडे में नहीं होती, टुडेज में, डेज में पूरी होती है बेटा, डेज में। डेज कितना? 50 दिन। टुडे में नहीं होती है। अपने मन का बहम निकाल दो। आप YouTube पे मीठी कहो 3 घंटा में ज्योमेट्री खत्म, वाह अब तो मेरा हो गया ठीक। आप अपने आप को पागल बना रहे हो, ठीक है ना बच्चों? ऐसा बात नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, तो ज्योमेट्री की जो पहली शीट है प्यारे बच्चों, है ना, मैंने 14 हिस्से बनाए ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री की पहली शीट जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या है? लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। रेखा और कोण आते हैं सवाल, लाइन एंड एंगल। दूसरी जो शीट होगी, त्रिभुजों के एंगल वाले सवाल होंगे, है ना, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, है ना बच्चों। और इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी मतलब त्रिभुज कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा त्रिभुज बनेगा, समझे प्यारे बच्चों? तीसरी जो शीट होगी वो होगी त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरन ट्रिपलेट, साइन रूल, कोसाइन रूल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। ये सारा कंटेंट तीसरी सीट में होगा। चौथी सीट में क्या होगा? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। आता है एक सवाल फिक्स्ड है ना, एक सवाल फिक्स है। पांचवी सीट में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। छठी सीट में क्या होगा? इन सेंटर यानी कि त्रिभुज का अंतः केंद्र। सातवीं सीट में सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र और लंब केंद्र। आठवीं सीट में हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड त्रिभुज का केंद्रक। नौवीं सीट में हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। 10वीं सीट में हम पढ़ेंगे केवल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। फिर ट्रायंगल खत्म हुआ, 10 सीट पे जाके आपका ट्रायंगल खत्म होगा। फिर क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत, समझे ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज और ट्रिपेजियम, समलंब चतुर्भुज। अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ, आंसर किया ही, हर शिफ्ट में एक सवाल रोम्बस का है, हर शिफ्ट में 60 की 60 शिफ्ट में एक एक सवाल रोम्बस का है, समझे ना प्यारे बच्चों? पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद चतुर्भुज खत्म हो गया, फिर क्या आ गया? सर्कल। क्या आएगा? सर्कल। सर्कल के एंगल वाले जितने भी सवाल होते हैं, कोण से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपको क्या निकाले? एंगल की वैल्यू, वो आएगा सीट नंबर 13 में। और सबसे आखिर में सर्कल की स्पर्श रेखा, सीकेंड छेदक रेखा, कॉर्ड यानी कि जीवा, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सीधी और तिरछी स्पर्श रेखा, और कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। इनके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी टाइप बनेंगे, 14 सीट में बनेंगे प्यारे बच्चों, है ना। हर
चीज का जितना वेटेज है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जैसे सर्कल, सबसे ज्यादा ज्योमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? सर्कल। तो सर्कल के मैं आपको 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं कि मैं आपको घर से एक भी सवाल करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर की किताबों में ज्योमेट्री के पन्ने में लाइटर लगा दो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही क्लास में कराऊंगा। केवल क्लास पढ़ लो और रिवीजन कर लो। ठीक है बच्चों, सारा कुछ यहीं पे होगा प्यारे दोस्त। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, और इतना करने में, सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एग्जाम्पल सब कुछ करने में हमारी लगभग अप्रोक्स 50 के आसपास क्लासेस होंगी। एक बार पढ़ाऊंगा, टिक के पढ़ाऊंगा, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सब प्लीज डू नॉट स्टॉप दिस स्पीड टेस्ट सीरीज फॉर दिस चैप्टर। अरे चैप्टर तो आज खत्म यूट्यूब पे बेटे हैं, स्पीड टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है भाई। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, स्पीड टेस्ट सीरीज दे। कैसे बालक हो बेटे, टेस्ट सीरीज कैसे भूल जाएंगे? ये देखो, ये सब टेस्ट हुआ, आज ही हमने टेस्ट हुआ डाला है, 12वां टेस्ट हुआ, समझे ना? ये जाके देखिए और लगाइए। ठीक है बच्चा सिंह, टेंशन नॉट, हम अभी जिंदा हैं। ठीक है, हम कहीं जा नहीं रहे, स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। ठीक है बच्चों, बच्चा अगर आप पेड है या यूट्यूब पर है, एप्लीकेशन पर है, पेड है ना? मैं बेसिक थ्योरी यूट्यूब पे पढ़ाने में विश्वास करता ही नहीं हूं कि कोई बच्चा नहीं लेता सीरियस उसको। ठीक है ना, कोई कंप्लीट नहीं पढ़ता, किसी का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता अगर वो एवरेज बच्चा है प्यारे भाई। यूट्यूब को मैं बताता हूं केवल बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, यूट्यूब पे केवल मैं प्रैक्टिस कराता हूं, बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट डिटेल में जो है बैच में ही कराता हूं। ठीक है ना मेरे भाई, सिंपल सा फंडा है मेरा। आइए बच्चों शुरू करते हैं, तो सबको समझ में आए। देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये रहेगा कि ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक परिभाषा की मैंने इस तरीके से पीपीटी बनवाई है, जो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल इस तरीके से पीपीटी बनी हुई है, उसमें चित्र बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। तो इससे क्या है कि हमारा समय बचेगा, और ये सब क्लास की पीपीटी मैं आपको दूंगा भी। ठीक है ना बच्चों, ये सारी क्लास की पीपीटी मैं आपको दूंगा भी, जिससे कि आप जो है पढ़ पाओ। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों ज्योमेट्री। पहला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री की पहली परिभाषा पॉइंट। क्या है प्यारे बच्चों? पॉइंट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु। पॉइंट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बिंदु। क्या होता है पॉइंट, बताइए। What is a point? पॉइंट क्या होता है? बता मेरे भाई, क्या होता है पॉइंट? पॉइंट या बिंदु, पॉइंट एक ऐसी ज्योमेट्रिक लोकेशन है, एक ऐसी ज्योमेट्रिक लोकेशन जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई मोटाई होती है। पॉइंट एक ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन है जिसकी ना तो कोई साइज है, ना ही कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है, ना ही कोई गहराई या मोटाई होती है। यानी कि पॉइंट का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। तो पॉइंट या बिंदु क्या है? एक जीरो डायमेंशन फिगर है। जीरो डायमेंशन क्या होता है? ये लंबाई चौड़ाई मोटाई, इनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो पॉइंट जो है प्यारे बच्चों एक ऐसी ज्योमेट्रिक लोकेशन है जिसका ना तो कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही मोटाई है प्यारे बच्चे। और पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, कागज पर पेन की नोक सीधी रख देने से जो बनता है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। देसी भाषा में कहें, सादे कागज पर एक पेन की नोक रख देने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? पॉइंट कहलाती है। तो पॉइंट जो है प्यारे बच्चों स्थान तो बताता है कि यहां है, लेकिन पॉइंट कोई आकार नहीं बताता। जैसे प्यारे बच्चों ये प्लेन, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक प्लेन है, समतल। क्या है ये? समतल, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है, तो हम इससे क्या बोलते हैं? प्लेन या समतल। ये समतल है, ये मेरा पेन है। तो अगर मैं इस पेन को इस प्लेन में ऐसे छुआ दूंगा,
छुआ दिया मैंने। तो ये जो बना है प्यारे बच्चों, ये क्या है? पॉइंट। इसकी ना तो कोई लंबाई है, इसकी ना कोई चौड़ाई है, ना ही कोई मोटाई है। समझे ना प्यारे बच्चों? तो पॉइंट एक 0 डायमेंशन फिगर है। तो भैया कागज के ऊपर पेन की नोक रख देने से जो आकृति बनती है वो एक लोकेशन बताती है। वो लोकेशन ही क्या होती है? पॉइंट। ठीक है बच्चों, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट बन गया, हमेशा इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखोगे। जैसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए। जैसे आप सब लोगों का नाम है ना, रिंकू, भल्लाल देव, आप सबके नाम है इस तरीके से। तो ऐसे पॉइंट के भी नाम होते हैं। तो पॉइंट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिया जाता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, या पॉइंट एक्स, या पॉइंट वाई, या पॉइंट जेड, इस तरीके से। ऐसे नहीं लिखेंगे कि पॉइंट स्मॉल ए, गलत है वो। पॉइंट स्मॉल बी ऐसे नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हमेशा कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो पॉइंट एक ऐसी एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक लोकेशन है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती प्यारे बच्चों, है ना भाई? चलिए, अब पॉइंट प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैंने आपके सामने जगह बनाई, इस जगह में तो बहुत सारे पॉइंट हैं। यहां भी पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंटों को मिलाने से क्या बना है? प्लेन या समतल बना है ना बच्चों? तब हमें आगे जानना है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, या हिंदी में हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स हिंदी में क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु। भाई कम से कम तीन या तीन से ज्यादा। अगर बिंदु एक ही सीध में आ जाए, तो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। संरेखीय, क्या लिखा है? संरेखीय यानी कि समान रेखा पर स्थित बिंदु। समझ में आया प्यारे बच्चों? कम से कम तीन या तीन से ज्यादा बिंदु अगर एक ही सीध में आ जाते हैं, एक ही सीध में, तो क्या कहलाते हैं? वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, है ना बच्चों? तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के चाहे पास में हो चाहे दूर दूर हो, क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये 4 बिंदु हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है बच्चों, ये 4 बिंदु एक ही सीधी रेखा में आ रहे, एक ही सीध में आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई ऊपर हो गया कोई नीचे हो गया। तो ये चारों बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, ये क्या है? कोलिनियर है, यानी कि संरेखीय है। समझ में आया? आगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हिंदी में इनको क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु समझ ना प्यारे बच्चों? तो असंरेख बिंदु क्या होंगे भाई? कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। क्योंकि देखो आप 2 बिंदु बनाओ, 2 बिंदु तो हमेशा एक सीध में आ ही जाएंगे, मिला दो कहीं से मिला ही जाएंगे। तो कम से कम 3 हो या 3 से ज्यादा। ऐसे बिंदु जो एक सीध में नहीं आते, जो एक सीध में नहीं होते, उनको क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर, असंरेखीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंरेखीय, यानी कि एक समान रेखा पर स्थित नहीं होंगे। समझे बच्चों? जैसे कि 3 बिंदु हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी अलग अलग है बेटा, ये एक सीध में तो नहीं है, ये तो आड़े टेढ़े हो गए, एक सीध में नहीं है ना। तो ये तीनों बिंदु ए, बी, सी क्या? नॉन कोलिनियर। सबको समझ में आया? मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? तो किसी भी स्थान को बताने वाला प्यारे बच्चों, किसी स्थान को बताने वाली जो सबसे छोटी ज्योमेट्रिक फिगर है, क्या है? पॉइंट है। पॉइंट एक ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, यानी कि पॉइंट 0 डायमेंशन है। पॉइंट सबसे देसी भाषा में कागज पे पेन की नोक सीधी रख दो, जो आकृति बनेगी वो क्या है? एक बिंदु है। बिंदु को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। कोलिनियर पॉइंट जो एक सीध में आए, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक सीध में ना आए। खत्म। कितनी देसी बात है बच्चों? बच्चों को यह भी टफ लगता है, यही बेसिक है, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है प्यारे बच्चे। आगे चलिए स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा।
लाइन है ना, लाइन। हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेखा। क्लियर है? क्या होता है लाइन? लाइन या हिंदी में रेखा इनफाइनाइट बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का एक ऐसा सेट है जो एक ही सीध में चलते हैं, एक ही सीध में चलते हैं और दोनों तरफ अनंत दिशाओं में होते हैं। यानी कि लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है ना। लाइन अनंत बिंदुओं का एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है जो एक ही सीध में चलते हैं प्यारे बच्चों। एक बिंदु के आगे एक बिंदु सीधे सीधे लगाते जाइए, क्या बनेगा? लाइन, जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है। यानी कि ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। लाइन की केवल लंबाई ही होती है, ना तो लाइन में कोई चौड़ाई होगी ना ही कोई मोटाई होगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पॉइंट है। इसी पॉइंट के आगे हमने एक और पॉइंट बना दिया, इसी पॉइंट के आगे एक और पॉइंट बना दिया, इसी के आगे एक और पॉइंट, इसके आगे एक और पॉइंट, इसके आगे एक और पॉइंट। ऐसी करोड़ों अरबों पॉइंटों को मिला दो एक के आगे एक सीध में, तो इनको मिलाने से क्या बन जाएगा बच्चों? इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ये लाइन ये राइट दिशा में भी बढ़ रही है और ये लेफ्ट दिशा में भी बढ़ रही है, दोनों ही तरफ बढ़ रही है, अनंत की तरफ है बच्चों। यानी कि ना तो इसका कोई अंत बिंदु है, कहां अंत होगी, ना ही कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि लाइन कहां से स्टार्ट होती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर इस लाइन में केवल लंबाई ही लंबाई है, ना तो इसकी कोई चौड़ाई है ना ही इसकी कोई मोटाई या गहराई है। समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है ना। अब लाइन को लिखने का तरीका क्या है? आपके सामने ये चीज क्या है? एक लाइन। लाइन को लिखने का तरीका क्या है? समझे बच्चों? दो तरीके से लाइन लिखा जाता है। अगर इस लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के नाम पता है, मानो जैसे इस लाइन पर एक बिंदु है ए और इस लाइन पर ये दूसरा बिंदु है बी। मुझे इस लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के नाम पता है, ए और बी, ठीक है बच्चों। तो मैं इस लाइन को लिखूंगा इस तरीके से कि भैया ये है लाइन ए बी। क्या है ये? लाइन ए बी। समझ में? कैसे लिखूंगा? लाइन ए बी। जैसे आपका नाम, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हो भाई तुम लोग, कैसे नाम से आईडी बनाते हो तुम? अपना ओरिजिनल नाम से आईडी क्यों नहीं बनाते? कोई कैप्टन रख रहा है, कोई राजा कुमार रख रहा है, कोई भोजपुरी का राजा रख रहा है, टीटू भयंकर रख रहा है। अपना ओरिजिनल नाम खराब है तुम्हारा, कुर्री नाम रखा है मम्मी पापा ने, जो शर्म आती है ओरिजिनल नाम से आईडी बनाने में, है? चलिए, तो देखिए हर फिगर को हमें लिखने का एक तरीका है ना, हर चीज को नाम दिया जाता है। तो लाइन को लिखने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? कि अगर लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के नाम पता है, जैसे इस लाइन पर माना ये बिंदु ए है या बिंदु ए बी है, तो लाइन को ऐसे लिखा जाएगा लाइन ए बी। कैसे लिखा जाएगा? लाइन ए बी। दूसरा तरीका यह है कि भैया नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस लाइन पर क्या बिंदु हैं, उनके नाम क्या हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो सिंपल कह लीजिए कि भाई साहब इसका नाम है लाइन और अंग्रेजी का कोई छोटा लेटर, जैसे लाइन स्मॉल एल, लाइन स्मॉल एक्स, लाइन स्मॉल पी, लाइन स्मॉल एन। समझे ना बच्चों? अंग्रेजी का कोई छोटा लेटर, तो ये लाइन है प्यारे बच्चों। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, ओके। तो लाइन एक ऐसा सीधा पथ है, लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है, एक ऐसा सीधा पथ जिसमें केवल लंबाई होती है, कोई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है, जो दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, लेफ्ट राइट, पूरा पश्चिम। समझे ना प्यारे बच्चों? दूसरा, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। आप देखो लाइन में छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु, इसके आगे एक बिंदु, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु को हमने सीधे मिला दिया तो ही तो लाइन बनी है। ये लाइन को लिखने के दो तरीके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों। आया ना? चलिए आगे चलते हैं प्यारे मित्र। चलिए अब लाइन, टाइप ऑफ लाइन, लाइन कितने प्रकार की होती हैं प्यारे बच्चों? ठीक है ना, लाइंस कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, पहला है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो
तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वो होते जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती। देखो बिल्कुल सीधा, यही है ओरिजिनल लाइन, यही है ओरिजिनल लाइन, यही है प्यारे बच्चों, है ना। वह लाइन जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती। अगर एक बिंदु है तो अगला बिंदु उसी के आगे आएगा, ऊपर या नीचे नहीं होगा, है ना। अगले बिंदु के आगे ही अगला बिंदु, ऐसे आप करोड़ों बिंदु सेट कर दो, क्या बन जाएगी, लाइन। ठीक है बच्चों, तो हम इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इस लाइन पर जैसे दो बिंदु है ए और बी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, लाइन ए बी। दूसरा है कर्व लाइन। क्या है, कर्व लाइन, हिंदी में कहते हैं वक्र रेखा। ठीक बच्चों, हालांकि ज्योमेट्री में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्व लाइन, ये देखिए, ये देखिए प्यारे बच्चों, जैसे रस्सी की डोरी को आप कंपन करो, सारे बिंदु क्या हुए, ऊपर नीचे झूल गए, ऊपर नीचे झूल गए, लेकिन हैं एक के आगे एक ही, बस सीध में नहीं है, है ना। सारे बिंदु झूल गए ऊपर नीचे, लेकिन है एक के आगे एक ही प्यारे बच्चों, बस सीध में नहीं है, तो क्या कहलाती है, कर्व लाइन कहलाती है ना। ये कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है प्यारे बच्चों। असली जो चीज है वो क्या है आपका, जो सिलेबस में स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम दो लाइनों की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक बच्चों, हिंदी में इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, समझे मेरे भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग का लाइन मतलब क्या है, एक आदमी ऐसे चल रहा है, दूसरा आदमी इस सड़क पे चल रहा है, भाई दोनों कहीं ना कहीं काट देंगे एक दूसरे को, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ, सबको बात क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि यदि दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। जैसे एक लाइन आपकी ये ए बी है और दूसरी लाइन क्या है, ये पी क्यू। समझे बच्चों, ये कहां काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जहां ये एक दूसरे को काटते हैं उसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिच्छेदन बिंदु। एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर दिया, एक दूसरे का रास्ता काट दिया, क्या कहलाता है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। सचिन क्या है प्यारे स्टूडेंट, ये प्रतिच्छेदन बिंदु। समझे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। आगे आगे आपके सामने परपेंडिकुलर लाइंस, या हिंदी में लंबवत रेखाएं। क्या है, लंबवत रेखाएं, समझा। परपेंडिकुलर लाइंस, देखो शब्द में लाइन नहीं बोला, क्या बोल रहा हूं, लाइंस। लाइंस मतलब मैं दो लाइनों के बारे में बात कर रहा हूं, समझे हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब ऐसी दो लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक सीधी खड़ी कर दो, एक के ऊपर एक सीधी खड़ी कर दो प्यारे बच्चों, समझे। जैसे कि ये लाइन ए बी है, बिल्कुल इसके ऊपर एक दूसरी लाइन खड़ी कर दीजिए एक्स वाई, यानी कि इनके बीच में ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर लाइंस, या हिंदी में लंबवत रेखाएं। जी इन सभी का क्लास नोट्स में मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट का, सारे सवालों का एप्लीकेशन पर, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसी दो लाइंस प्यारे बच्चे जो एक सीधी लाइन के ऊपर बिल्कुल ये लाइन खड़ी कर दीजिए जो एक दूसरे को यहां 90 डिग्री के कोण पर काटे, क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। समझे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझिए, परपेंडिकुलर लाइंस या हिंदी में लंबवत रेखाएं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है प्यारे बच्चों आपके सामने, यहां पर कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या है अगला, कॉनकरेंट लाइंस। हिंदी में इनको कहते हैं प्यारे बच्चों समवर्ती, नहीं समवर्ती भी शब्द है, पर बढ़िया शब्द क्या है, संगामी रेखाएं। क्या है, संगामी रेखाएं। कॉनकरेंट लाइंस या हिंदी में संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। कॉनकरेंट लाइंस है, लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस। हिंदी में क्या है, संगामी रेखाएं, ठीक है ना बच्चों। कॉनकरेंट लाइंस भाई कम से कम 3,
कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। अगर लाइन एक ही बिंदु से होके जाती, एक ही बिंदु पे कट करती हैं, तो वो सारी लाइन क्या कहलाती हैं, कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं। देखो आप दो आड़ी टेढ़ी लाइन खींचो, वो तो कम से कम एक जगह काटेंगे काटेंगे, लेकिन हो सकता है तीसरी लाइन अलग जगह काटे, अलग कट गए ना। अब तो मुझे कम से कम 3 या 3 से ज्यादा लाइन होनी चाहिए जो एक ही बिंदु पर काटे, वो सारी लाइंस क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, या हिंदी में संगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, संगामी रेखाएं या समवर्ती रेखाएं या कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। सबको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है सचिन, ठीक चल रहा है सब, कोई तकलीफ इनको, कॉन्करेंट लाइंस। चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपके सामने आएगा प्यारे स्टूडेंट अगला पॉइंट नंबर 8 जो रह गया यहां पे, बताइए क्या रह गया अब यहां पे। अच्छा यहां पे ना एक छूट गया है, एक सेकंड मेरे भाई, यस यस ये छूट गया था प्यारे बच्चों बीच में, आइए आइए, ठीक है। अगली तरह की लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस सभी जानते हैं, ऐसे दो प्रेमी युगल, ऐसे दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनका कभी मिलन नहीं होता, जो हमेशा जिंदगी भर जुदाई में ही रह जाते हैं, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। तो ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एल, ठीक बच्चों। मान लीजिए प्यारे भाई कि ये एक लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है एल, और ये दूसरी लाइन है प्यारे बच्चों एम। ये लाइन मान लीजिए रेलगाड़ी की पटरियों की तरह, रेलगाड़ी की पटरी कभी मिलेंगी, दिल्ली से चलो मुंबई तक उनके बीच की दूरी वही रहती है, वही रहती है कि नहीं, तो क्या है वो पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन वो होती हैं प्यारे बच्चों जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती, समझे ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा हर जगह क्या रहती है, बराबर रहती है। जैसे यहां पे दोनों लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, तो इनके बीच की दूरी कितनी नापोगे पैमाने से, स्केल से, डी। यहां थोड़ी दूर आगे ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल प्यारे बच्चों, तो इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी ये भी क्या आएगा, डी। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ऐसा नहीं कि कभी कम हो गया या कभी ज्यादा हो गया। तो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस, या फिर हिंदी में समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ऐसी दो रेखाएं या दो से ज्यादा भी हो सकते जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, एक समान रहती है, ठीक है बच्चों। अब लाइनों को, पैरेलल लाइन को लिखने का तरीका क्या है समझे। जैसे इस लाइन का नाम क्या है एल, ये दूसरी लाइन इसका नाम क्या है एम, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन को लिखने का तरीका है, इनके बीच में ऐसे दो डंडे खींच दीजिए। इसको कैसे पढ़ा जाता है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल लाइन एम के समांतर है, लाइन एल लाइन एम के समांतर है, समझे। लाइन एल जो है वो लाइन एम के समांतर है। चलें आगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। अगला है आपके सामने क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, या हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। अब ये दो आपके सामने पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन है ए बी और ये लाइन क्या है सी डी, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। आपको दो लाइन दिखाई दे रही है यहां पे ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों। अब एक ऐसी लाइन खींच दो टेढ़ी जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काट दे, है ना। एक ऐसी लाइन खींच दीजिए प्यारे दोस्तों जो टेढ़ी इन दोनों पैरेलल लाइन को काट दे, क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, हिंदी में कहलाती है तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली लाइन ही उनकी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है ना। दो समांतर रेखाओं को
अलग अलग बिंदु पर काटने वाली लाइन ही उनकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे यहां पे ए बी और सी डी की ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ये ई एफ, क्या है, ई एफ। सबको बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? तो देख, इतनी तरह की लाइन होती है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि भाई लाइन की परिभाषा क्या है। लाइन केवल लेंथ, नो चौड़ाई नो मोटाई। बहुत सारे अनंत बिंदुओं को सीध में जोड़ दिया जाए, क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सिंपल परिभाषा समझी। फिर हमने समझा कि लाइन कितने प्रकार की हैं, सीधी रेखा, कर्व रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस। समझे ना बच्चों? तो ये सब शब्द हैं जो सवालों में इस्तेमाल होंगे। अब आपको इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या आप सवाल कर पाओगे, है कि नहीं बच्चों? चले आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जी? लाइन सेगमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा खंड। लाइन सेगमेंट हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट है रेखा खंड। तो देखो नाम में क्लियर है, रेखा खंड। खंड मतलब टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा। समझे ना प्यारे बच्चों? देखिए, लाइन तो अनंत लंबाई की होती है। लाइन की लंबाई, किसी लाइन की लंबाई कितनी होती है? अनंत, है ना भाई? ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा प्यारे बच्चों। अनंत बिंदुओं को एक के आगे एक सीध में सेट कर दिया जाए तो लाइन बन जाती है जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है, पूर्व पश्चिम। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या है, यहां पर एक लाइन है। ये क्या है स्टूडेंट? लाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। समझ? इस लाइन पर बहुत सारे बिंदु हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? इस लाइन पर बहुत सारे बिंदु हैं। मान लीजिए मैंने एक बिंदु ए पकड़ लिया, दूसरा बिंदु बी। तो ए और बी के बीच की दूरी, ये ए और बी के बीच की दूरी आप पैमाने से नाप सकते हो ना, है ना बच्चों? ए और बी के बीच की दूरी ये आप स्केल से नाप सकते हो। तो ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। समझ? तो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी लाइन पर स्थित दो फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना? तो लाइन सेगमेंट की लंबाई फिक्स होती है। ये वन डायमेंशन ही है प्यारे बच्चों। वन डायमेंशन का मतलब केवल लेंथ है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं है। ठीक बच्चों, केवल इसकी लेंथ है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट की ए और बी के बीच की दूरी x सेंटीमीटर है, तो हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों? कोई तकलीफ? तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, लाइन पर स्थित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब ध्यान सुनेगा, बार बार सवालों में लाइन सेगमेंट लिखना बोरिंग हो जाता है ना, टाइम ज्यादा लेता है। तो इंसान ने सुविधा के लिए बना लिया कि हम लाइन सेगमेंट पैगमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सीधा लाइन ए बी। क्या लिखेंगे? सीधा लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का मतलब समझ जाना कि दो बिंदु ए और बी के बीच की लंबाई, ए और बी के बीच की दूरी। समझे ना प्यारे बच्चों? सुविधा के लिए हम बार बार सेगमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। समझे बच्चों? आप बोलोगे जी सर। तो ये है लाइन सेगमेंट, रेखा का एक टुकड़ा, रेखा खंड। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों आपके सामने रे यानी कि किरण। रे यानी कि किरण, प्रकाश की किरण होती है, वैसे ही ज्योमेट्री में भी क्या होती है प्यारे बच्चों? किरण। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, दोनों दिशा में लाइन आगे बढ़ते सीधी सीधी। रे और लाइन में इतना फर्क है कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट रे यानी कि हिंदी में किरण, रे का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है पर कोई अंत बिंदु नहीं होता। समझ में आया प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेगा, रे यानी कि किरण का एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन इसका कोई भी फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ठीक है ना? यहां से आप प्यारे बच्चों एक लाइन ऐसे आगे की तरफ खींच दीजिए सीधे सीधे, तो आगे तो कहां तक जाएगी? कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन हमें पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? यहां से इसकी शुरुआत हुई है बिंदु ए से, तो ये क्या कहलाती है? रे कहलाएगी, किरण,
है ना, यानी कि यूनी डायरेक्शन लाइन। क्या हो गया? यूनी डायरेक्शन लाइन, एक दिशा में जाती हुई लाइन। समझा प्यारे बच्चों? इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है पर कोई अंतः बिंदु नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहलाती है प्यारे बच्चों एक रे या किरण। जैसे सुबह सुबह जो है जब आप उठते हो तो सूर्य देवता से सूरज की किरणें, जिसे कहते हैं सनलाइट, धरती तक आती हैं। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सन, और यहां धरती की जमीन पे आके वो टकरा रही हैं, अंदर भी जा रही हैं प्यारे बच्चों। तो वो क्या है? रे है, एक किरण है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर अंतः बिंदु कहीं नहीं है। ठीक बच्चों, अब रे या किरण को लिखा कैसे जाता है? रे जहां से स्टार्ट होती है, मान लीजिए उस बिंदु का नाम है ए। क्या नाम है? ए। इस रे पर कोई दूसरा बिंदु जिसका नाम है बी, तो रे कैसे चल रही है? ये रे या किरण चल रही है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो इसे लिखा जाता है रे ए बी, रे ए बी। बस ये कि यहां ऊपर आपको एरो लगाना है, ए बी, एरो लगाना है ऊपर। एरो लगाने का मतलब है कि आपको ए से बी की तरफ एक किरण चलानी है जो स्टार्ट ए से होगी और बी से होते हुए आगे जाएगी। तो स्टार्ट ए से होगी और बी से निकलते हुए आगे जाएगी प्यारे बच्चों। समझ में आया ना? तो ये है रे ए बी या किरण ए बी। सबको मेरी बात समझ में आई? ठीक है बच्चों? आगे चले। तो ये है लाइन सेगमेंट रे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला, और अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए सबसे इंपॉर्टेंट सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, एंगल या हिंदी में कोण। एंगल या हिंदी में कोण। बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों? एंगल क्या होता है? एंगल या हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोण। समझे मेरे भाई? ध्यान से सुनेगा सब बच्चे। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव को एक कोण कहते हैं, है ना। दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक लाइन मैंने ये खींची, दूसरी लाइन हमने ये खींची, तो उनके बीच ये झुकाव बनना है। मैं नाप सकता हूं प्यारे बच्चों कि दोनों लाइन काट रही हैं तो ऐसे काट रही हैं कि उनके बीच में झुकाव है। ये झुकाव कम भी हो सकता है, ये झुकाव ज्यादा भी हो सकता है। समझे ना? तो दो लाइंस के बीच बनने वाले झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और देसी भाषा में कहें, जब दो रे यानी कि किरण, जब दो किरण सेम स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ती हैं, जब दो किरण सेम स्टार्टिंग, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो किरण निकली, एक किरण ओ ए और दूसरी किरण ओ बी, तो इनके बीच जो झुकाव होगा, इनके बीच जो झुकाव है, क्या झुकाव है इनके बीच? ये वाला झुकाव है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। और एंगल को प्यारे बच्चों ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, थीटा से, अल्फा से, बीटा से, है ना। ग्रीक लेटर, ये सब ग्रीक लेटर है प्यारे बच्चों, इनसे डिनोट करते हैं। समझे ना प्यारे बच्चों? तो दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव को ही, दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। अब एंगल को लिखने का तरीका क्या है? मान लीजिए कि ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, सेम बिंदु से दो रे निकली हैं, ओ ए और ओ बी। अब उनके बीच में ये झुकाव बनना है थीटा। ये झुकाव बढ़ा भी सकते हो आप, घटा भी सकते हो, है कि नहीं बच्चों? तो इसको लिखने का तरीका होगा, कहां पे झुकाव बनना है? इस बिंदु ओ पर। तो इसको लिखने का तरीका है ए ओ बी। क्या होगा? ए ओ बी, ए ओ बी। झुकाव जहां पे बनता है वो बिंदु हमेशा कहां आता है? बीच में। जहां पर झुकाव बनेगा वो बिंदु हमेशा बीच में आएगा। जैसे ओ पर ये झुकाव बनना है, कौन सा? थीटा। तो ये ओ कहां आ रहा है? बीच में। तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो ये छोटा सा एंगल का साइन बनाओ, एंगल ए ओ बी। कैसे पढ़ा जाएगा इसे? एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब दो रे सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती तो उनके बीच बनने वाला झुकाव, है ना, या घूर्णन कोण ही कोण कहलाता प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया है। आगे चलते हैं।
एंगल, मैंने आपको एंगल समझा दिया अच्छे से। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल्स, हिंदी में हम लिखेंगे कोणों के प्रकार। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार प्यारे बच्चों, ठीक है ना। टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। कोण देखिए साइज के हिसाब से कोणों को नाम दिए गए, साइज के हिसाब से कोणों को नाम दिए गए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको समझना है कंप्लीट एंगल, या हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, जब कोई रे, ध्यान सुनना है सचिन, जब कोई रे अपने स्टार्टिंग पॉइंट के चारों ओर घूमकर सेम स्थिति में वापस आ जाती है, तो एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ है, एक जो कंप्लीट चक्कर हुआ है, वो 360 डिग्री का कहलाता है। नहीं समझे। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये एक रे है, एक किरण है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। अब मैं इस किरण को ऐसे घुमाना शुरू करता हूं, घुमाना, तो घुमाऊंगा तो थोड़ी देर के बाद ये इधर आ जाएगी, यानी कि कितना घूम गई, इतना घूम गई, इतना घूम गई। और घुमाता हूं प्यारे बच्चे इसको पकड़ के, तो थोड़ी देर बाद मान लीजिए यहां आ गई, तो घूम के कहां आ गई, यहां आ गई। और घुमाता हूं तो इस रे को घुमाते घुमाते कहां घुमा रहा हूं, पॉइंट ओ पर ही घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते अगर ये वापस इसी के ऊपर आ जाती है, वापस इसी के ऊपर आ जाते प्यारे बच्चों, तो कंप्लीट जो एंगल घूमा गया, यही एंगल है 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। समझ में आया। देखिए आप कहोगे सर इसे 360 डिग्री ही क्यों कहते हैं, इसको सर 100 डिग्री क्यों नहीं कहा इंसान ने। देखिए हर चीज को नापने के लिए कुछ ना कुछ इंसान को बेस लेना पड़ता है। जैसे आपने 1 किलो का बाट देखा है, 1 किलो का बाट इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्यों नहीं है। 1 मीटर देखा, 1 मीटर इतना लंबा है बच्चों, आपके घर से दूसरे मोहल्ले तक क्यों नहीं है ना बच्चों। तो लंबाई नापने के लिए, वजन नापने के लिए, द्रव नापने के लिए, है ना बच्चों, टेम्परेचर नापने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ बेस बनाना है। वैसे ही कि भाई जब इंसानों ने देखा कि हम यार यहां से चलना शुरू करें, पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ सकते हैं, तो इसको क्या नाम दे, तो इंसानों ने कहा इसको चलो 360 डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि इसके 4 टुकड़े करना आसान है। दूसरा कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चक्कर सन का लगाती है कितने दिनों में, 365 दिनों में। 365 दिनों में लगाती है। 365 के नजदीक आसान सा नंबर इंसान को कौन सा दिखा है, 360। तो वहां से 360 आया ये 360, इसलिए कि इस 360 डिग्री के अगर 4 टुकड़े किए जाएं, 4 टुकड़े, तो आसानी से 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। समझा ना प्यारे बच्चों। तो हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है, आसान रहती है। समझ में ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाकर पुनः यथावत स्थिति में आ जाती है, तो यह कंप्लीट चक्कर जो है 360 डिग्री का कहलाता है। समझ में आया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 360 डिग्री का अगर 4 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं, तो ये हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का होगा, 360 बटे 4, 90 90 90 डिग्री का होगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं प्यारे भाई। सबको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलते। आपके सामने एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण, एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री समझते हो प्यारे बच्चों। ये एक पूरा चक्कर कितना है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। 4 बराबर टुकड़े करे तो कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एक लाइन ये है प्यारे बच्चों, और दूसरी लाइन ये 2 लाइन है। इन दोनों के बीच में ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। 360 के 4 बराबर हिस्से हुए।
समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे दो लाइन है, एक लाइन है आपकी ये एक रे वाली रे है और एक ये वाली रे है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये कह रहा आता है 90 डिग्री का। समझे? आप बोलोगे यस सर। एक्यूट एंगल या न्यून कोण वो एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल या न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, है ना, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। 0 डिग्री का एंगल है भाई, ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और, ये एक रे है, ये एक रे है, इसी के ऊपर एक और रे खींचो तो एक रे के ऊपर दूसरी रे, इनके बीच में कोई झुकाव नहीं हुआ तो कितने डिग्री का कोण है दोनों रे के बीच में? 0 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इस रे को ऊपर की ओर उठाऊं, है ना, ये एक रे है बच्चों, इसी को मैं घुमाता हूं, रोटेट करता हूं तो ये एक और दूसरी रे आ गई, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। मान लीजिए ये कोण है आपका 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री का कोण कैसा है? एक्यूट एंगल। समझे प्यारे बच्चों? न्यून कोण। तो 90 डिग्री से जो छोटे कोण है 70 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 58 डिग्री, वो एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण कहलाते हैं। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर समझ गए। नेक्स्ट अगला स्टूडेंट आपके सामने राइट एंगल या हिंदी में समकोण। राइट एंगल या हिंदी में समकोण। राइट एंगल का मतलब प्यारे बच्चों क्या है? राइट एंगल बताओ। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री के बराबर एंगल, है ना। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के कोण। द मीजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हम लोग राइट एंगल या हिंदी में समकोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री के एग्जैक्ट एंगल को हम लोग राइट एंगल या समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो रे या किरण है OA और OB, ये दो लाइन है OA और OB, इनके बीच में ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना बच्चों। तो ये क्या है? एक राइट एंगल है। ये बनना है एंगल AOB, ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ये एंगल AOB क्या है? एंगल AOB एक राइट एंगल यानी कि समकोण है। सबको समझ में आया? ध्यान से सुनेगा। अगर दो लाइन के बीच में, मैंने अभी पढ़ाया था, अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, समझे प्यारे बच्चों, तो कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, हिंदी में लंबवत रेखाएं। क्या कहलाती हैं? अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस या हिंदी में लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे यहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक लाइन है OB और दूसरी है OA, इनके बीच में ये बनने वाला कोण है 90 डिग्री। तो इसको लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिखना, ऐसे लिखना प्यारे बच्चों। कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? इसको लिखा जाएगा OA इज परपेंडिकुलर टू OB। ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है, ऐसे और ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों? तो OA इज परपेंडिकुलर टू OB, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो परपेंडिकुलर लाइंस या हिंदी में लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि इस चित्र में OA और OB के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो कैसा एंगल हुआ? राइट एंगल। OA और OB क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस है, लंबवत रेखाएं। इसको लिखा कैसे जाएगा? शॉर्ट में लिखा जाएगा OA, ये साइन है परपेंडिकुलर का, OA इज परपेंडिकुलर टू OB, OA OB के ऊपर लंबवत है। समझे? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, आगे चलते। अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक पर 180 डिग्री से कम, 90 से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल या हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। समझे ना? अब देखो,
ये वाली रे और ये वाली रे, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं यहां बनाऊंगा, सॉरी, अगर मैं यहां 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाऊंगा तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? एक्यूट एंगल बन जाएगा। लेकिन जब मैं 90 डिग्री से आगे बढ़ूंगा, 90 डिग्री से अधिक झुकाव लूंगा, तो ये वाला झुकाव क्या कहलाएगा? ऑब्टूस एंगल। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये अधिक कोण कहलाएगा। तो ये आपके सामने एक अधिक कोण है। ये एंगल ऐसा है तो जो देखो 90 डिग्री से आगे बढ़ चुका है पर 180 डिग्री से छोटा है ना बच्चों? जैसे कि आपके सामने मैं बनाता हूं 130 डिग्री का कोण, तो 130 डिग्री का कोण मैं आपसे कहूं तो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहेगा। तो जैसे 130 डिग्री का कोण है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो कैसा एंगल है ये? एक ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग ऑब्टूस एंगल या हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। समझ में आया मेरे भाई? चले आगे चलते। अगला है आपके सामने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, हाँ जी मेरे भाई, स्ट्रेट एंगल हिंदी में रेखीय कोण या देसी भाषा में सीधा कोण। स्ट्रेट एंगल रेखीय कोण या सीधा कोण। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। स्ट्रेट एंगल का मतलब है एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण प्यारे बच्चों, क्लियर है? देखो ये एक रे है, जब ये एक कंप्लीट चक्कर लगा के वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाती है तो कितना कोण बना? 360 डिग्री। जैसे आप घड़ी की सुई ले लीजिए प्यारे बच्चों, घड़ी की सुई सुबह के 12 बजे से लेके, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर रात के 12 बजे फिर सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगी, तो घड़ी की सुई कितना घूमी है? पूरा एक चक्कर कितना घूम गई? 360 डिग्री, है ना बच्चों? और 360 का आधा ही क्या कहलाएगा? 100। ये पूरा राउंड 360 डिग्री, लेकिन पूरा राउंड ना लेके मान लीजिए कि एक किरण इधर जा रही है पॉइंट ओ से इधर दिशा में, है ना, पूर्व की तरफ, और एक इधर जा रही है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो ये दोनों जो किरण हैं, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों के बीच में इधर रेड कलर की है और इधर ब्लू कलर की है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बनना है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। इसे ही बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों ये दो किरण हैं OA और OB, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है पर विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों? एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में प्यारे बच्चों? 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का आधा। ये वाला जो कोण है 180 डिग्री का है प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट एंगल है, सीधा एंगल है। समझ में आ गया आपको मेरी बात? है सचिन? चले आगे चलते। अगला कॉन्सेप्ट, अगला और आखिरी कॉन्सेप्ट है आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, या बढ़िया नाम जो है इसका वो है, क्या नाम है रिफ्लेक्स एंगल का? बताइए। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बढ़िया वृत्त कोण। क्या होता है ये? वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में वृत्त कोण। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। 180 डिग्री से बड़का और 360 डिग्री से छुटका जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अब ये 180 डिग्री ये दिख रहा है प्यारे बच्चों, दो रे बिल्कुल आमने सामने होगी सीध में, कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। अब इससे आगे आपको रोटेट करना है तो 180 डिग्री से बड़ा होता जाएगा, है बच्चों। जैसे एक रो है आपका OB, मैं सीधा खींच दूंगा 180 डिग्री बनेगा, लेकिन 180 डिग्री से आप आगे की तरफ जाओगे तो ये जो एंगल बना है प्यारे बच्चों, कैसा एंगल है ये? 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया। ये कैसा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। कितना है ये? रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए मैं आपके सामने बनाता हूं 250 डिग्री का एंगल है, तो 250 डिग्री का एंगल बन रहा है, कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। समझे ना? 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। अब एक ये है और प्यारे बच्चों एक रे ये है। ठीक है? आप ऐसे यहां पूरा घूम के ये एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सब बच्चों को हमारी बात समझ में आ गई है।
तो ये है एंगल्स के प्रकार। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि एंगल्स की परिभाषा क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि कंप्लीट एंगल, एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर एंगल, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा। फिर हमने आपको बताया स्ट्रेट एंगल यानी कि एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। इसी के साथ एंगल्स के टाइप खत्म होते। आगे चलें प्यारे बच्चों, अब आगे चलें, चलें। चलिए प्यारे दोस्त, अगला और आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में संपूरक कोण, संपूरक कोण। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हिंदी में पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हम संपूरक कोण कहते हैं। देखो यहां पे एंगल नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, एंगल्स। क्या कह रहा हूं मैं, एंगल्स। ठीक है बच्चों, ऐसे दो एंगल जिनको आपस में जोड़ के 90 डिग्री आ जाए वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसे दो कोण, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे दो कोण जिनका आपस में जोड़ के 90 डिग्री आ जाए, जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। है कि नहीं बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई, एक्स और वाई को जब मैं जोड़ता हूं तो पूरा ये परपेंडिकुलर लाइन बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये एक्स और वाई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे एक एंगल 40 डिग्री है तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ऐसे दो एंगल जिनको आपस में जोड़ के 90 डिग्री है क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 40 डिग्री में अगर आप 50 डिग्री जोड़ेंगे तो 40 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 40 प्लस 50 हो जाएगा 90। तो प्यारे बच्चों ये एक दूसरे के 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 40 और 50 को जोड़ के 90 आ रहा है। तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 40 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ के 90 डिग्री के बराबर आता हो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल या हिंदी में संपूरक कोण कहलाते हैं। समझे ना? ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहां पे दो अलग अलग एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल एक्स और ये एंगल, दो अलग अलग एंगल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मैं इनको जोड़ता हूं तो एक सीधी रेखा बन रही है। जब मैं इनको जोड़ता हूं सीधी रेखा बने, सीधी रेखा मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। तो x और y क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। ठीक है ना बच्चों? मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहता हूं कि x का मान है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 70। कि 110 में 70 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 180। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, अगर मुझे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो कैसे आएगा? अगर एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो कैसे आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको आपस में जोड़ के कितना है? 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा है
तो दूसरा एंगल ऐसा होना चाहिए कि जोड़ के क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो दूसरा एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए मैं आपसे प्यारे बच्चों यहां पे प्रश्न पूछता हूं कि मान लीजिए एक एंगल है यहां पे 42 डिग्री, तो 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बताओ बच्चों, 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताइए। 42 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, 90 में से 42 घटाएंगे यानी कि 48 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, क्या आ जाएगा 48 डिग्री, कोई दिक्कत है, समझे। 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा 48 डिग्री। मैं आपके सामने एक एंगल लिखता हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अगर कोई एंगल थीटा है, ऐसे दो एंगल जिनको आपस में जोड़ के 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, 90 में से 30 घटाऊंगा 60 डिग्री। बोलो, हम आपके सामने यहां पे लिखते हैं 57 डिग्री। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, 90 में से 57 घटाएंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा 33 डिग्री। तो 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 33 डिग्री। सबको मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर एंगल थीटा का आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ के 180 डिग्री आए, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा है, थीटा का सप्लीमेंट्री कैसे आएगा, 180 डिग्री में से घटा के। अगर कोई कोण थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री में से थीटा, तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ेंगे क्या बनेगा 100। तो अगर कोई एंगल 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से 42 घटाएंगे 138 डिग्री। अगर कोई कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 में से 30 घटाएंगे 150 डिग्री। समझे। कोई एंगल थीटा 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 180 में से आप 57 घटाओगे, 180 में से 57 घटाओगे, क्या आएगा 123 डिग्री। ये आ गया प्यारे बच्चों। तो किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 डिग्री में से माइनस कर दो, किसी एंगल थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। सबको बात समझ में आई। चलिए, एक बात और समझिएगा और आपको बड़ा मजा भी आएगा। किसी एंगल थीटा का, जैसे एंगल थीटा है, एंगल थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री हमेशा बड़ा होता है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल जब आप निकालिएगा, वो हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बड़ा आएगा। किसी भी कोण का संपूरक कोण हमेशा उसके पूरक कोण से बड़ा होता है ना बच्चों। जैसे यहां पे 42 डिग्री था, 42 डिग्री का सप्लीमेंट्री 138 और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 48 से देखो 90 ज्यादा है कि नहीं, 138, 48 में 90 जोड़ो क्या आ रहा है, 60 में 90 जोड़ो क्या आ रहा है 150, 33 में 90 जोड़ो क्या आ रहा है 123। तो यही है, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री ज्यादा आएगा। 48 से 90 ज्यादा 138, 60 से 90 ज्यादा 150 और 33 से 90 ज्यादा 123 डिग्री। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो किसी एक्यूट एंगल का, किसी न्यून कोण का सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री बड़ा होगा, कि 90 माइनस थीटा में 90 जोड़ के तो 180 माइनस थीटा आएगा। समझे। मुझे लगता है सबको बात समझ में आई है। तो यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इस पे बहुत सारे सवाल अभी ताजे ताजे देखे गए हैं, जरा बताइएगा पहला सवाल क्या कहता है। हाँ, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। अगर कोई न्यून कोण थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। बताइए प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्ट सवाल लेटेस्ट सीपीओ 2025 के पेपर में आया है। बताओ जी,
22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 22 डिग्री का पूरा कोण क्या है, तो 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 90 में से आप 22 घटाएंगे यानी कि 60। कितना टफ सवाल आया सीपीओ के पेपर में, एग्जैक्ट पेपर का सवाल है। 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री में से आप 22 माइनस कर देंगे 68। 22 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल पूछता क्या आता, 180 में से आप 22 घटा देंगे 158 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल, यह भी सीपीओ में आया है। अगर एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एंगल ए 40 डिग्री है तो एंगल बी क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल ए 40 है तो एंगल बी क्या होगा, 90 में से 40 घटाएंगे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलेंगे। बताओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर का सवाल है, करिए जरा। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 52 डिग्री है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं प्यारे बच्चों, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका डिफरेंस 52 डिग्री है। डिफरेंस क्या है, 52 डिग्री। क्या पूछा है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, एक एवरेज बच्चा कैसे करेगा, है ना, एक एवरेज बच्चा कैसे करेगा सचिन। मान लीजिए कि जैसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए और बी है, तो सवाल में बोला गया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 52 है। मैंने मान लिया कि माना दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं ए और बी। चूंकि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ए और बी को जोड़ के क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। सवाल बोला गया इनका अंतर 52 है, तो अंतर यानी कि ए माइनस बी कितना आएगा, 52 डिग्री आएगा। तो यहां पे दो एंगल ए और बी का आपको योग दिया है और आपको क्या दिया है, अंतर दिया है। मुझे ए और बी का मान निकालना है, तो बेसिक बच्चा कैसे करेगा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी से माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस ए, 2a बराबर आएगा 90 प्लस 52 142, है ना। 142 को 2 से भाग करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 71 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ा, फिर क्या करोगे, घटाओगे तो ए में से ए कट जाएगा, बी में से माइनस बी घटाएंगे 2b बराबर क्या आएगा, 90 माइनस 90 में से 52 घटाएंगे 38 डिग्री। तो एंगल बी का मान क्या आएगा, 38 को 2 से भाग करेंगे 19 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आ गई, समझे ना बच्चों, 71 डिग्री और 19 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। यह है बेसिक तरीका। आगे चलते हैं, यह है बेसिक तरीका जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। स्मार्ट बच्चा कैसे सोचेगा मेरे भाई, स्मार्ट बच्चा दिमाग लगाओ। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर 52 डिग्री है, आपसे पूछा है दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 52 है, 52। अच्छा, मान लो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर हो जाएं तो कितने कितने डिग्री के होंगे। मैं आपसे कहूं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर हैं, बराबर, तो दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। 45 डिग्री जोड़ के क्या आएगा, 90 डिग्री। दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बराबर। क्या है, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो दो बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के, लेकिन बराबर नहीं है। क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर है 52 डिग्री। 52 डिग्री अंतर होना चाहिए। 52 का आधा क्या होता है, 26। एक एंगल 45 से 26 ज्यादा होगा, दूसरा एंगल 45 से 26 डिग्री कम होगा, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे 26 कट जाएगा, 45 90। जब आप इनको घटाओगे 45 कट जाएगा, 26 में से 26 घटाओगे 52, है कि नहीं बच्चों। यानी कि एक एंगल डायरेक्ट आ गया मेरे भाई 45 प्लस 26 यानी कि 71 डिग्री, और दूसरा एंगल डायरेक्ट आ गया 45 में से 26 घटाऊंगा यानी कि 19 डिग्री। ये आ गया प्रो मेथड। आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा मेथड, तीसरा, ये भी नहीं करना। अगर आपको सवाल दिए हुए हैं तो ये सवाल दिया हुआ है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे बनाइए, ऑप्शन से।
पूछा ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ जिनका अंतर 52 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनको जोड़ के क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, और अंतर क्या आना चाहिए, 52 डिग्री। आई ना मेरी बात समझ में है बच्चों? हाउ विल सबट्रैक्टिंग बी फ्रॉम बी गिव टू बी? बेटा बी में से ना माइनस बी घटा रहे हैं, जब आप घटाओगे ना ए से ए कट जाएगा, ये घटाओगे तो माइनस माइनस बी प्लस बी 2b हो जाएगा। बेटा बी में से बी नहीं घटा रहे, क्या घटा रहे, माइनस का बी। समझे ना बच्चे? सुनिए, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर 52 है, दोनों कोण बताओ। तो ऐसा ऑप्शन उत्तर होगा जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए और जिनका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 52। 11 और 79 को जोड़ के तो 90 आएगा, पर 11 79 का डिफरेंस है 68। 18 21 को जोड़ के 90 आएगा ही नहीं, 16 77 को जोड़ के 90 आएगा ही नहीं, यानी कि आंसर क्या है, 19 71 90। 71 में से 19 घटाएंगे, क्या आ रहा है, 52 डिग्री। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया है भाई? तो इस तरीके से आपको करना होता है। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवाल मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पर, है ना। आज मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, बहुत बेसिक से बताया, केवल फाउंडेशन बताया। बहुत जल्दी होगा मेरे भाई। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे दोस्त। मेरा केवल पहली क्लास में नहीं, 50वीं क्लास तक पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि पहले मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर छोटी छोटी बात बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा। तो अगर किसी बच्चे को पूरा बैच पढ़ना है तो भैया इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट थ्योरी फाउंडेशन आपको सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, सिलेक्शन बैच में। जो बच्चे जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है, जो 2027 के लिए टारगेट करें, अपडेटेड कंटेंट भी चाहिए साथ के साथ, उनके लिए लाइव बैच है। और ये कूपन कोड लगाओगे तो बहुत सस्ती फीस में, है ना, 2 दिन का जितने में आप खाना खा जाते हो उतनी फीस में आपको जो है ये 2 साल के लिए बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को दूर दूर तक शेयर करना मेरे भाई, और बिना किसी कंट्रोवर्सी के, है ना, बिना किसी लाग लपेट के, हमें केवल पढ़ाने से मतलब है। आप भी केवल अपनी ऊर्जा पढ़ने तक सीमित रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास मंडे से एप्लीकेशन पर ही होगी, इसी टाइम 6 बजे लाइव।